Yes, sir. Make the F2 F. Hi Harsh, how are you? Good evening, sir. Good evening, Harsh. How was your Holi? It was good. Good. चलो अच्छा है. मैं तो फिर से बीमार हो गया होली में. So let's wait for 5 minutes. एक बार सारे बच्चे आ जाए, then we'll start. Okay? और हर्ष, तुम्हारी वैसे पढ़ाई कैसी चल रही है? हेलो। हाँ हर्ष, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी सर, मैं अभी एमए का तो एग्जाम नहीं दे रहा, अभी पहले F1 और F3 का कंबाइन एग्जाम दूंगा। हाँ, तुमने बताया था मुझे. हाँ जी। So you started with F3? अभी नहीं सर, आज से करूंगा। Okay, okay, okay. ठीक है. तो मैं ना Harsh, most likely today or by tomorrow I will make a group for the students who have joined F3 batch recorded session. तो मैं ना in every 10 to 14 days I will take a doubt session जिसके अंदर जितनी भी तुम्हारी queries है वो सारी मैं लूंगा. ठीक है? Doubts and all वो सब मैं लूंगा, and after a month you will get a test of it. ओके ओके ठीक है. So let's सर, wait for just 5 minutes. हाँ बोलो बोलो. कितने डेज में मतलब वाइंड अप करना है मुझे? देखो, it's up to you. मेरा जो syllabus था that run for 2 weeks. Oh sorry, 3 months. 2.5 to probably like a quarter to 3 months. But as like if you do it by self study, because you have the videos, you have the leverage to watch it anytime. If you watch a video every day, then you can complete the syllabus in 1.5 month as well. ओके ओके Okay. ओके सर। So you are in class 11th, right? नो सर। You are in graduation. यस सर। Okay, okay, okay. ठीक है हर्ष, just 5 minutes. हाँ ठीक है, फिर सारे बच्चे आ जाए, then we'll start. सर F1 में टोटल कितने चैप्टर्स है? F1 में तुम मान के चलो अराउंड 22-23 ओके मान के चलो, बट आगे वाले जो चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं. मेजर जो चैप्टर थे वो हमारे जो हो चुके हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, मेजर वो चैप्टर्स थे. आगे वाले चैप्टर्स तो बहुत आसान है. मतलब वो तो जो तुमने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है ना 11th और 12th की, यस सर। काइंड ऑफ उससे रिलेटेड है, बहुत जल्दी हो जाएंगे. ओके तो अभी तुमने पिछले कितने चैप्टर्स रिवाइज कर लिए? सर, मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला कर लिया, अच्छा. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वो वाला कर लिया, स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हाँ जी। एंड कल्चर. यस सर। समझ आ गए चैप्टर्स? यस सर। अभी एग्जाम किट रहती है बस। नहीं, एग्जाम किट तो साथ साथ करते जाओ हर्ष. जो भी चैप्टर कर रहे हो ना उसके साथ उसकी एग्जाम किट जरूर करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि एग्जाम किट नहीं करोगे ना और तुमने 6-7 चैप्टर कर लिए, देन वंस यू पिक द एग्जाम किट ऑफ प्रीवियस चैप्टर ना, यू विल लूज ऑल योर कॉन्फिडेंस कि तुमसे क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे. ओके सर। एक चैप्टर तुमने जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स करे, मैं हमेशा क्लास में भी ये बोलता हूँ ना कि जब भी कोई चैप्टर करो उसकी एग्जाम किट तुम्हें करनी ही करनी ओके सर। ओके है. चलो तो अब स्टार्ट करते हैं. अभी कोई नहीं आया, चलो लेट्स स्टार्ट. सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज रिपोर्टिंग ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हमने सारा ऊपर पढ़ा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कमेटीज क्या होती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, कमेटी का चेयरपर्सन क्या होता है, सेक्रेटरी, एनईडी, ईडी, वो सब हमने पढ़ लिया. अब आता है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है
हमने पढ़ा है कि हर कंपनी को काइंड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना पड़ता है, नॉट मैंडेटरी बट करना पड़ता है, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ही ये है कि जो लोग जिन्होंने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे हैं उनको हम देखें, उनके लिए हम अच्छे काम करें। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, हमें प्रिंसिपल का बेनिफिट देखना है और एजेंट का भी देखना है, बट प्रिंसिपल का मेजरली हमें देखना है बेनिफिट, कि ऐसा ना हो कि डायरेक्टर्स जो हैं वो खुद इतने उल्टे काम कर ले, शेयर होल्डर का पैसा लेके भागते हैं और शेयर होल्डर बेचारे ऐसे ही रह जाए। बिकॉज जो पब्लिक कंपनी है जहां पे पब्लिक का पैसा लगा होता है, वहां पे इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस करे, सो दैट just 1 second, Harsh, just 1 second, huh? Hello. तो दैट इज व्हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर पब्लिक का पैसा, ये है कंपनी जिसमें पब्लिक ने बहुत पैसा लगाया हुआ है, पब्लिक ने शेयर्स लिए हुए हैं इस कंपनी के, अगर इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो कुछ भी फ्रॉड्स करते हैं, जैसे हमने सुना था अभी अदानी का जो चल रहा है, इट्स नॉट अ फ्रॉड, मतलब इट मे बी नॉट, अभी चल रही है सारी जो इनकी पीछे से तहकीकात है, ठीक है, वो चल रही है, लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट आता है, बट डायरेक्टर्स ने अगर कुछ भी गलत करा है पब्लिक के पैसे से, सो दे आर अकाउंटेबल फॉर इट। सो दैट्स व्हाई जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, कंपनीज दोज आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, may be required to provide information of corporate governance, मतलब जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, हो सकता है उनको बोला जाए कि तुम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरा पूरा फॉर्मेट बना के हमारे को सबमिट करो, क्योंकि तुम्हारी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है कंपनीज, आम जनता का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं कि डायरेक्टर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या कर रहे हैं कि शेयर होल्डर का पैसा ना डूबे। तो वो रिपोर्ट कैसे बनती है? सो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है जो हमें लर्न करना पड़ेगा, बट वैसे बस पॉइंटर्स हैं कि इट्स अ नैरेटिव स्टेटमेंट, नैरेटिव मतलब कि बस ये नरेट करती है कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, यस नो भी हो सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती है, ऐसे एक रिपोर्ट होती है। तो नैरेटिव स्टेटमेंट ऑन हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड हैड बीन अप्लाइड, कि कंपनी ने कैसे वो कोड्स अप्लाई किए हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद कोड थ्रू आउट अकाउंटिंग पीरियड एंड रीजंस फॉर नॉन कंप्लायंस, कि अकाउंटिंग पीरियड मतलब जैसे हम 1 अप्रैल, इंडिया में 1 अप्रैल टू 31 मार्च का अकाउंटिंग पीरियड चलता है, इस पीरियड में जितने भी हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड्स थे वो कोड्स फुलफिल करे हैं, कैसे करे हैं, और अगर कोई नहीं कर पाए, जैसे चेकलिस्ट के अंदर देयर वाज अ पॉइंट जो हम नहीं कर पाए, तो उस चीज को हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, हमें बताना पड़ेगा नॉन कंप्लायंस। हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि इस कंपनी में ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कोई नया आया है तो एडिशन हुई है उसकी, कोई गया है तो उसकी रेजिग्नेशन हुई है, टर्मिनेशन हुई है। जितनी भी रिपोर्ट्स कमेटी ने बना के दी है, जितनी भी रिपोर्ट्स कमेटी ने बना के दी है, वो सारी रिपोर्ट्स की कॉपी लगेंगी। क्यों लगेंगी कमेटी की रिपोर्ट्स की कॉपी? ताकि पब्लिक को पता लगे कि इसकी क्या क्या रिपोर्ट्स आई है, कमेटी ने इंटरनली क्या क्या रिपोर्ट्स है जो कंपनी को दी है, शेयर होल्डर को दी है, डायरेक्टर्स को दी है। क्योंकि हमने पढ़ा है कमेटी के मोस्टली जो लोग होते हैं वो एनईडीज होते हैं, और एनईडीज जो होते हैं वो कभी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के फायदे की बात नहीं करते, वो कंपनी के फायदे की बात करते हैं। तो उनकी रिपोर्ट हमें चेक करनी है। स्टेटमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंपनी में कोई भी काम को करने का तरीका। जैसे एग्जांपल, जैसे अकाउंटिंग है, जैसे अकाउंटिंग है, अब अकाउंटिंग करने का तरीका क्या है? जैसे तुम्हें याद होगा तुमने F3 की भी वीडियो देखी नहीं है ना, तो अकाउंटिंग का तरीका क्या होता है? पहले कोटेशन जाती है, कोटेशन के बाद वहां से स्टेटमेंट आती है, फिर हमारा, इसमें भी हमने आई थिंक F3 में भी देखा था ये बीच में, तो बट कोई बात नहीं। तो अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, लेट्स से हमारी एक ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करने के बाद हम इसको अपने सॉफ्टवेयर में पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने के बाद एक पर्सन होता है जो एवरी 10 डेज में जितनी भी जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पोस्ट हुई हैं उनका एविडेंस के साथ उनको वेरीफाई करता है कि जितनी भी एंट्रीज इस अकाउंटेंट ने डाली हुई हैं क्या वो सही डाली हुई है या नहीं। ऐसे तो नहीं है कि कुछ एंट्रीज उसने फेक डाल दी डायरेक्टर्स के साथ सेटिंग करके कुछ करके। तो ऐसे इंटरनल कंट्रोल, हर चीज का को करने का तरीका ताकि वो चीज गलत ना हो, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल। वो भी स्टेटमेंट जाती है उसकी कि इंटरनल कंट्रोल हमारे कैसे चल रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, चेकलिस्ट होती है, यहाँ पे होता है यस नो, मोस्टली सारे यस करके भेज देते हैं बस, नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। बट दिस इज रिपोर्टिंग ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो CSR
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि पीपल हु आर चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब पीपल हु आर प्रिंसिपल, हु आर ओनर, हमें उनके फायदे के लिए बिजनेस में काम कराने हैं डायरेक्टर से। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उन डायरेक्टर्स को अपार्ट फ्रॉम ओनर्स के जो भी सोसाइटी है उनके लिए भी कुछ करते रहना है, सोसाइटी का बेनिफिट करने के लिए, ताकि हमारी जो कंपनी जिस सोसाइटी में रह रही है वहां से कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल, हम एक छोटे से गांव में रह रहे हैं, एक छोटा सा गांव है, ठीक है, उसके अंदर हमने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री लगाने के बाद क्या होता है कि हमारी फैक्ट्री में से बहुत सारा गंद निकलता है और वो गंद बाहर इकट्ठा हो जाता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, वो गंद बहुत सारा बाहर इकट्ठा हो जाता है। हम क्या करते हैं, वो गंद को छेड़ते नहीं है, वो गंद इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, वो इतना ज्यादा भर जाता है, जो गवर्नमेंट की वैन भी आती है वो भी इतना इकट्ठा कर नहीं सकती। तो सोसाइटी ने हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी कि सर ये इतना गंद पा रहे हैं, इन्होंने सारा एरिया खराब कर दिया, स्मेल आती है, हमारे गांव का नाम खराब हो रहा है। ठीक है, ये होता है गलत काम। हमने क्या किया, हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करी। हमने क्या करा, हमने ये गंद को साफ करा, और थोड़ा थोड़ा हमने, जैसे यहाँ पे इकोलॉजिकल या जैसे फैंस होते हैं, जैसे हमें पता है कि हमारे फैक्ट्री से हजारडियस स्मेल निकलती है, तो हमने यहाँ पे कुछ फैंस लगा दिए जो इस स्मेल को खत्म कर दे। इस स्मेल को कहते हैं ना, स्मेल को खत्म कर दे, टॉक्सिक टॉक्सिक पार्ट इसमें से खत्म कर दे और फ्रेश एयर दे। ऐसे हमने फैंस लगाए हैं कुछ, ठीक है। सो वो चीज हमने करी है, दैट मींस वी आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी। इसका हमारे बिजनेस से कोई लिंक नहीं है। जो चीज हम बिजनेस में बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, डायरेक्टर जो भी काम कर रहे हैं, इस चीज का उससे कोई रिलेशन नहीं है। इट्स एडिशनल एक्सपेंस ऑन बिजनेस, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस की हेल्प करता है, ताकि कल को बिजनेस में ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। That is called corporate social responsibility. So the idea that organization especially but not only, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सारी कंपनी को करना होता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली कंपनीज बट नॉट ओनली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होती है। अगर हमारा 1% कंपनी है, एंटरप्रेन्योर है, उसको भी CSR करना पड़ता है, क्योंकि वो भी अपनी फैक्ट्री लगाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो एक पर्सन जो सिंगल पर्सन कंपनी चला रहा है, 1% कंपनी, उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? वो अकेला ही ओनर है, खुद ही कंपनी चला रहा है, तो वो अपने साथ तो प्रॉब्लम करेगा नहीं ना कि मैं डायरेक्टर बन के सैलरी निकाल लूं, अपना शेयर खराब कर दूं, तो वो ये चीज नहीं करेगा। वहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर हमारा इंडिविजुअल भी है, इंडिविजुअल पार्टनरशिप, कोई भी फर्म है, सब पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, नॉट मैंडेटरीली बट लगती है। So they have an obligation to consider the interest of customers, employees, shareholder, communities and ecological considerations in all aspect of their operation। कि जो भी हम काम कर रहे हैं, हर तरीके से हमें अपने जो भी आसपास के लोग हैं, कस्टमर, एम्प्लॉइज, कम्युनिटीज, जो भी सोसाइटी है, सबका हमें ध्यान रखना है। दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमारी 4 अप्रोचेज आती है कि एक कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कितना फोकस करे। पहला, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, मतलब वो हर बंदे का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रख रही है, टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर एक्शन, कि हम ध्यान रखेंगे, हम स्कूल्स ओपन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम गरीबों में हर हफ्ते हम फ्री में लंगर ऑर्गेनाइज करेंगे, ये करेंगे, हम एक मंदिर भी बनवा देंगे लोगों के लिए, मतलब बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, कस्टमर्स को हम हमेशा जो प्रोडक्ट बेचेंगे, अच्छा प्रोडक्ट होगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल जो हम इंग्रेडिएंट्स लिख रहे हैं वही चीज होगी। एम्प्लॉइज, अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो, और उसको हम लीव्स देंगे। अगर कोई लड़की है जिसका अभी बेबी हुआ है, तो दे विल बी प्रोवाइडेड विद चाइल्ड केयर फैसिलिटीज। कि हमारे प्रीमाइसिस के अंदर ही हमने एक एरिया दे दिया जहाँ पे जो भी लेडीज जिनके छोटे बच्चे हैं अप टू 3 to 4 years, वो अपने बच्चों को जब तक वो काम कर रही है यहाँ पे चाइल्ड केयर में छोड़ सकती है। वहां पे नानीज वगैरह है, वो इनका बच्चों का ध्यान रखती है, ऐसी चीजें। ठीक है, तो दैट इज लाइक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। देन आता है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है कि टिल द टाइम कुछ गलत ना हो, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारा गंद इकट्ठा हो गया है, उसके बाद वो कहते हैं ठीक है हम इसको ठीक कर देते हैं, ताकि सोसाइटी बोले कि हाँ इन्होंने इतना गंद जो था वो साफ कर दिया। दैट इज रिएक्टिव अप्रोच, वेटिंग अंटिल देयर इज अ पब्लिक रिएक्शन बिफोर अटेंडिंग द कंपनीज वे। कि हमने खुद उसको ठीक नहीं किया, जब पब्लिक से कोई रिएक्शन आया, कंप्लेंट्स आनी शुरू हुई, उसके बाद हमने इसको ठीक किया। दैट इज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। इससे कंपनी को फायदा क्या है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास ज्यादा पैसे बचेंगे। क्यों? क्योंकि CSR में कंपनी ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करेगी।
कंपनी बहुत सारे उल्टे काम करती है, लोग पब्लिक चुप रहती है, तो कुछ चीजों में पब्लिक चुप है, जैसे हवा खराब कर रही है या कोई स्कूल्स नहीं बनाए इसने, कुछ नहीं करा, तो पब्लिक कुछ नहीं बोल रही, एक पॉइंट के लिए बोल दिया चलो इसको ठीक कर देते हैं। सो यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए पैसा बहुत फंसता है, लेकिन सोसाइटी का नुकसान होता है यहाँ पे। सो दैट इज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। देन आता है डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, अटेम्प्टिंग टू अवॉइड एडिशनल ऑब्लिगेशन कॉज्ड बाय पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि अगर ये सिचुएशन आई तो दोबारा से सिचुएशन ना आए, उसके लिए जो मेजर्स हमने करे हैं कि हमने ये जितना भी कूड़ा है इसको हमने रिसाइकल बिन लगा दिया, रिसाइकलिंग में, कि कूड़ा रिसाइकलिंग में चला जाएगा और वहां से रिसाइकल होकर जो भी जहां यूज हो रहा है वहां चला जाए। दैट इज डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, कि हमने फर्स्ट टाइम पे नहीं ये काम करा, जब पब्लिक की कंप्लेंट आई तब हमने ये चीज करी। लास्ट आता है अकोमोडेशन स्ट्रैटेजी, अकोमोडेटिंग कंसर्न्स ऑफ द पब्लिक एंड गवर्नमेंट टू प्रिवेंट स्ट्रिक्टर लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस। मतलब हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करा, मतलब अगर हमें लगता है कि हम हवा इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, हम कोई स्कूल्स नहीं बना रहे, तो लोग हमारे पास जो लेबर है, लेबर क्लास के लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, हमने कुछ नहीं करा। हमने पब्लिक का रिएक्शन देखा कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है, पब्लिक क्या क्या सोच सकती है, वो चीजें हमने ठीक करी। सारी चीजें नहीं करी, जितनी भी चीजें हम ठीक कर सकते हैं हमने वो नहीं करी। अकोमोडेटिंग मतलब हमें पता है कि जिस जिसकी वजह से हमारे पे आगे पेनल्टी लग सकती है, सिर्फ उन चीजों को करो, बाकियों को रहने दो, क्या फर्क पड़ता है यार, उनके अगेंस्ट कुछ होना तो है नहीं। अकोमोडेटिंग स्ट्रैटेजी। तो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी मतलब सब कुछ करो एक बारी में, सीधा डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, जब पब्लिक कंप्लेंट डाले तब उस चीज को ठीक करो। डिफेंस स्ट्रैटेजी, जिस चीज की हमें कंप्लेंट आई है उस चीज को ठीक करो और आगे वो चीज ना हो। अकोमोडेटिंग स्ट्रैटेजी, बिफोर वी डू एनीथिंग हम पहले देखते हैं कि पब्लिक का किन किन चीजों में रिएक्शन आ सकता है नेगेटिव, और कहां कहां पे कंप्लेंट हमारे अगेंस्ट हो सकती है, उन चीजों को ठीक करो। दैट इज अप्रोचेस टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सीएसआर। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है कि सीएसआर का फायदा क्या है कंपनी को, सीएसआर के फायदे क्या होंगे कंपनी को। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप सीएसआर फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे, तो वो क्या सोचते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई सीएसआर को करके कोई फायदा नहीं है, इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, वो मत करो। तो उनके रीजंस क्या है। तो फॉर सीएसआर लोग क्या बोलते हैं, पावर, कि मतलब अगर हमारी बहुत बड़ी कंपनी है और हम बहुत ज्यादा भलाई कर रहे हैं लोगों के लिए, तो हमारा बहुत ज्यादा नाम बनेगा। अगर हमारी बहुत बड़ी कंपनी है तो ग्लोबली इंटरनेशनली हमारा नाम बनेगा कि वो कंपनी इन लोगों के लिए इतना करती है, वो कंपनी जिस भी एरिया में जाती है वहां पे इतने स्कूल्स खोल देती है, इतना कुछ कर देती है, लोगों का बहुत भला होता है, वहां के बच्चे बहुत पढ़ लिख लेते हैं। तो वो एक बेनिफिट होता है। जैसे हमने सुना है कि जैसे गूगल कंपनी है, गूगल कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छा है। जो भी एम्प्लॉय जाता है कंपनी में जॉब करने, खुशी खुशी जाता है, उसको बड़ा अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दिया हुआ है, ग्रीन ग्रीन ग्रासेस वगैरह रखी हुई है, गमले रखे हुए हैं। जब भी कोई एम्प्लॉय जाता है, कभी उसको चॉकलेट्स मिल रही है, कभी कुछ मिल रहा है, बड़ा अच्छा डेस्क सिस्टम है, देख के बड़ा अच्छा लगता है, खुशबू अच्छी आती है, महक अच्छी आती है। तो दैट इज लाइक पावर, के लोग कहते हैं कि यार गूगल में काम करो। तो व्हेन दे हैव टू ऑप्शंस, वो गूगल में चूज करेंगे, क्योंकि गूगल एक एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है। सो दैट इज पावर। सीएसआर का ये फायदा होता है बड़ी कंपनीज को। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनीज डिपेंड्स ऑन सोसाइटीज इंफ्रास्ट्रक्चर टू फंक्शन, कि अगर सोसाइटी में कंपनी रह रही है तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। अगर हम हिमाचल में जाके, जैसे पहाड़ है, वहां जाके हम कोई बहुत बड़ी कंपनी बना दे, आधा पहाड़ काट दे, तो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे एंड लोग हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट डाल देंगे। तो हमें उन एरिया के जो सोसाइटी है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि वहां किस टाइप की फैक्ट्री लग सकती है। तो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। Externalities, companies' operations may have social and environmental consequences which needs to be addressed. Example, pollution, environmental damage, कि हमारी जो कंपनी है उसमें से बहुत पॉल्यूशन निकलता है, बहुत इन्वायरमेंटल डैमेज होता है, उसका हम ध्यान रखें, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नहीं रखेंगे तो आगे कंप्लेंट हो जाएगी। पब्लिक रिलेशन, अगर हम सीएसआर फॉलो करते हैं तो पब्लिक से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन बनते हैं, और कंपनी कहती है, पब्लिक कहती है, जब से ये कंपनी हमारे गांव में आई है हमारा गांव निखर गया है, बहुत अच्छा हो गया हमारा गांव। दैट इज पब्लिक रिलेशंस। सो ये है फॉर सीएसआर के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में लोग क्या क्या बोलते हैं। अब आता है उसके अगेंस्ट क्या क्या बोलते हैं। उसके अगेंस्ट सबसे पहला है की ऑब्जेक्टिव। अब की ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, कंपनी सोसाइटी का इतना भला सोच देती है कि वो अपने जो बेनिफिट्स हैं, अपना जो कंपनी ने मोटो है, गोल्स हैं, वो ही भूल जाती है कि हमें शेयर होल्डर की वेल्थ बनानी है। हम सोसाइटी के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं, हमने स्कूल्स खोल दिए, ये खोल दिया, वो खोल दिया, इतना ज्यादा खर्चा होगा कि शेयर होल्डर के पास पैसे नहीं बचे, प्रॉफिट्स ही नहीं बचे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो हमारा की ऑब्जेक्टिव से हम साइड हो जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रो कॉन्स ऑफ सीएसआर। सेकंड, टैक्सेशन। लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारी बड़ी कंपनी है, हम बहुत प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, ध्यान से सुना, हम बहुत प्रॉफिट्स कमा रहे हैं,
सो दैट मीन्स हम उतना ही टैक्स भी पे कर रहे हैं। टैक्स हम जो गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो पे करने का पर्पस क्या होता है? ताकि गवर्नमेंट वो टैक्स सोसाइटी के लिए करे। हम टैक्स क्यों पे करते हैं? कि गवर्नमेंट वो टैक्स सोसाइटी के लिए करे। तो जब ऑलरेडी मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूं गवर्नमेंट को सोसाइटी बेनिफिट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे खुद थोड़ी खाएगी, सोसाइटी के लिए बारे में सोचेगी ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, गरीबी, ये सब वो सब, एग्रीकल्चर। तो मैं क्यों एडिशनल खर्चा और दूं जब मैं ऑलरेडी टैक्स दे रहा हूं? दैट इज ऑल्सो राइट थिंग। नेक्स्ट आता है सॉवरेनिटी। इसका मतलब क्या है? इट शुड बी अप टू द शेयर होल्डर्स कि वो कुछ चैरिटी में डोनेट करना चाहते हैं या नहीं, कि वो स्कूल खोलना चाहते हैं कि नहीं। कंपनीज को चैरिटेबल एक्टिविटी करने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी डायरेक्टर का जेब का पैसा नहीं है, वो ओनर का पैसा है जिसने कंपनी में लगाया हुआ है। तो डायरेक्टर्स को सीएसआर करने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्टर्स चैरिटी करे, डायरेक्टर्स ये करे, डायरेक्टर्स वो करे। भाई ओनर कर लेगा। ओनर अपने आप, जब उसके पास पैसे आएंगे, प्रॉफिट्स उसको डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो अपने आप चैरिटी कर देगा। लेकिन हमें क्यों करने की जरूरत है? ओनर का पैसा है ना, हम तो ओनर के लिए करेंगे काम। लास्ट आता है पे बैक। पे बैक इज company should already be focused on anything that will enhance shareholder value without labeling it corporate social responsibility। मतलब जिस भी चीज से शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ती है, डायरेक्टर्स को वो चीज करनी है, बिकॉज दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कि जिस भी चीज से शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ती है, उनकी वैल्यू बढ़ती है, कंपनी को वो चीज करनी है। तो सोशल, इट्स नॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो चीज हमें करनी है क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी में पैसे लगाते हैं। सो दीज आर कॉन्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा एथिकल स्टैंस। एथिकल स्टैंस का मतलब क्या होता है? कि मान लो कंपनी कभी किसी सिचुएशन में फंस गई, कि कंपनी ने मान लो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करी, ठीक है ना? तो उस केस में कंपनी क्या चीज एक्शन ले सकती है? कि जब भी कंपनी ऐसी कुछ सिचुएशन में फंस जाए, तो एथिकल ऑप्शन कंपनी के पास क्या है? एथिकल स्टैंस मींस पोजीशन दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टेक्स व्हेन फोकस्ड विद एथिकल क्वेश्चंस। कि जब कंपनी के पास एथिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो कंपनी क्या रिएक्शन दे सकती है? सो रेंज ऑफ एथिकल स्टैंसेस डिस्क्राइब्ड बाय जॉनसन एंड स्कोल्स 2005 इंक्लूड्स। ये चाहे तुम इसको लिख लेना, कोई बात नहीं, ये भी कॉपी में लिख लेना। एक ऑथर, इसने क्या क्या बताया था? शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर इंटरेस्ट, organization responsible for its ethical stance in the short term interest of shareholder, but government has wider long term remit। मतलब हम शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट देखते हैं ओनर का, कि हमारा शेयर होल्डर का शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, कंपनी पता नहीं कितनी चले कितनी ना चले। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि सोसाइटी का देखना, ये हमारा काम नहीं है। अगर हमारे अगेंस्ट कोई बोलता है, हम क्या बोलेंगे? भाई हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो हम तो शेयर होल्डर के बारे में ही सोचेंगे। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर के एक साल में उन्होंने कितने पैसे कमाए, हम सोसाइटी के बारे में क्यों सोचे? गवर्नमेंट सोच रही है ना, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। Then आता है long term shareholder interest. Organization takes a wider view on ethical responsibilities by corporate image enhancement, presentation of pressure of legal regulations। So अगर हम long term, जैसे अगर short term shareholder के बारे में, benefit के बारे में सोच रहे हैं, फिर तो CSR हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे। अगर हम long term shareholder interest के बारे में सोच रहे हैं कि long term shareholder का interest क्या होगा, वहां पे हमें corporate social responsibility करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम shareholder की wealth long term में बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें शेयर होल्डर के लिए सोसाइटी का भला करना पड़ेगा, सीएसआर करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? कि हमारे ऊपर प्रेशर बन जाएगा लीगल रेगुलेशन का। हो सकता है हमारे यूनिट बंद हो जाए, लेबर स्ट्राइक कर दे, गांव वाले वहां पे इकट्ठे हो जाए, हमारा सामान तोड़ दें। तो अगर हम लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो सीएसआर हमें करना पड़ेगा। देन आते हैं मल्टीपल स्टेक होल्डर ऑब्लिगेशन। द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट्स द लेजिटिमेसी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स अदर देन शेयर होल्डर्स। कि अगर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। थर्ड एथिकल स्टैंस क्या होता है? कि हम सबके बारे में सोचें, नॉट ओनली शेयर होल्डर, हम सबके बारे में ही सोचें। शेपर ऑफ सोसाइटी, दिस इज मोर डिमांडिंग रोल दैट मल्टीपल स्टेक होल्डर ऑब्लिगेशन, एंड इट इज लार्जली द प्रिजर्व ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। के लास्ट एथिकल स्टैंस हमारा क्या होता है? कि जॉनसन ने ये बोला है कि हम सोसाइटी के बारे में ही सोचते हैं। इट इज मोर देन मल्टीपल शेयर होल्डर ऑब्लिगेशन। इस टॉपिक को चाहे तुम अभी इतना ज्यादा डिटेल में ना भी पढ़ना, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एथिकल स्टैंस मैंने देखा है दूसरी बुक में इसका थोड़ा सा मतलब अलग है। तो कुछ चीजें जो ऐसी होती है डिफरेंट होती है, उसमें टॉपिक भी डिफरेंट है, तो इस चीज में इतना रेलिवेंस नहीं है इसका एग्जाम के लिए। बाकी मैं इसका एक शॉर्टकट बना के तुम्हें आगे बता दूंगा, ताकि और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी कंफ्यूजिंग, तो आई डोंट वांट यू टू रीड फ्रॉम द बुक दिस टॉपिक। मैं तुम्हारे को ग्रुप में इसका एक वीडियो बना के छोटा सा, या वो तुम्हारे को एक नोट्स बना के इसके दे दूंगा। लास्ट पार्ट आता है हमारा, चैप्टर बस खत्म ही हो गया। एनालिसिस ऑफ स्टेक होल्डर्स। ये कंपनी स्टेक होल्डर्स का कैसे कैसे एनालिसिस कर सकती है, कि कौन कौन है हमारे स्टेक होल्डर्स।
So CSR can also be viewed within the context of stakeholders of the organization and the extent to which it meets the need of different stakeholders, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, छोड़ दो, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. So ये था गाइस हमारा चैप्टर नंबर 8, that is corporate governance and social responsibility. मेजर जो पार्ट है इस चैप्टर का वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ईडी, कमेटीज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और सीएसआर में जो प्रोस कॉन्स और सीएसआर का मतलब है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. ये जो लास्ट पार्ट है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रोल ऑफ अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग का बिजनेस में, अकाउंटिंग फंक्शन जो होता है, हमने पढ़ा है कि बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, सेल्स फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस होते हैं. तो अकाउंटिंग फंक्शन का इस चैप्टर का एक्चुअल नेम है रोल ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन, कि अकाउंटिंग फंक्शन का बिजनेस में क्या रोल है. तो ये चैप्टर पूरा पूरा तुम्हारा F3 पे ही बेस है कि हम F3 में क्या क्या पढ़ते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई. ठीक है, तो लेट्स टेक 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स. सर थोड़ा सा फास्ट जा रहा है. ठीक है हर्ष, लेट्स टेक 5 to 10 मिनट्स. ठीक है, मैं फिर ये चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ एक बार. मैं वॉशरूम हूँ, फिर आई स्टार्ट दिस चैप्टर. चलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं. द रोल ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन. तो ये जो चैप्टर है ये हमारा स्टेप बाय स्टेप चलेगा, हर टॉपिक को हम पढ़ेंगे. बहुत सारे इसमें थ्योरी है जो तुम्हें सिंपल रीड करनी है और तुम्हें समझ आ जाएगा. कुछ भी ऐसा ये नहीं होगा उसमें कि तुम्हें उसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट एक्सप्लेन करना है.
तो जो वो पार्ट है वो मैं बोल दूंगा कि वो एक रीड कर लेना. दिस चैप्टर बुक के अंदर इज बिग बट एक्चुअली इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर. तो लेट्स स्टार्ट गाइस. तो अकाउंटिंग फंक्शन का हमारे बिजनेस में क्या क्या रोल होता है. तो पहली बात, अकाउंटिंग फंक्शन हमारे बिजनेस में, अकाउंटिंग फंक्शन क्या होता है कि जो हर चीज का अकाउंट फॉर करता है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उन ट्रांजैक्शन से क्या हमारे आउटपुट होते हैं उस चीज का ध्यान देना. मेजर जो फंक्शन होता है बिजनेस का दैट इज अकाउंटिंग फंक्शन. क्योंकि बाकी सारे फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, सेल्स फंक्शन, ये फंक्शन वो फंक्शन, अगर प्रोडक्शन हमारी एक दिन के लिए रुक गई या प्रोडक्शन में छोटी बहुत ही प्रॉब्लम आ गई वो हम ठीक कर सकते हैं. लेकिन अगर अकाउंटिंग की बुक्स ही हमारी गलत हो गई, हमने सारी एंट्रीज गलत कर दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए. तो मेन फंक्शन जो होता है बिजनेस का दैट इज अकाउंटिंग फंक्शन. सो अकाउंटिंग फंक्शन इज द पार्ट ऑफ ब्रॉडर बिजनेस सिस्टम एंड डज नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन. ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग जो होती है, अकाउंटिंग सिस्टम, वो आइसोलेशन में चलता है, इसका बाकी डिपार्टमेंट से कोई फंक्शन नहीं है. इट इज कनेक्टेड विद ऑल डिपार्टमेंट. सेल्स डिपार्टमेंट वाले इसको सेल्स वाउचर्स भेजते हैं, इतनी सेल्स हुई, इतनी क्वांटिटी सेल्स हुई. परचेज वाले बताते हैं, फाइनेंस वाले बताते हैं हमने कहाँ कहाँ से लोन लिया, कितना लिया, ठीक है. और प्रोडक्शन वाले बताते हैं कि हमारा WIP में इतना खर्चा हो गया. हमने जैसे F2 में पढ़ा था कि मटेरियल के अंदर हमारा एक अकाउंट बनता है, मटेरियल स्टोर अकाउंट, कि कितना मटेरियल आया, कितना वहां से गया, वो कौन बनाता है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटिंग फंक्शन. ठीक है. अकाउंटिंग फंक्शन में हमारे दो टाइप के फंक्शन आते हैं, याद रखना. इट इज नॉट ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अकाउंटिंग फंक्शन मीन्स तीन आते हैं, सॉरी, इट इज, या दो ही कर लो, इट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग फंक्शन इंक्लूड्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, इट सिंपली मीन्स फाइनेंसिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस कंपनी ने करी है, उन ट्रांजैक्शन से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना. कि जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी ने करी है उन ट्रांजैक्शन से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना. प्रिपेयर करने के बाद अपनी स्टेटमेंट्स बनाना. जो तीन स्टेटमेंट होती है हमारी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट. देन आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड थर्ड आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये तीनों स्टेटमेंट्स हमें बना के कंपनी ने, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये तीनों स्टेटमेंट्स बनाई हैं, अपने लिए नहीं बनाई. उन्होंने इसलिए नहीं बनाई है कि उनको कुछ यूज करना है. दिस इज प्रोवाइडेड टू दी शेयर होल्डर. ये शेयर होल्डर्स को दी जाती है. इनका काम सिर्फ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का काम सिर्फ ये है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उससे एंट्रीज करके बुक्स बनाना, फाइनल करके जो भी उनके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट हैं उनको दे देना. दैट्स इट. यही उनका काम होता है. ठीक है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों का काम इससे बहुत ज्यादा होता है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों का काम होता है एनालिसिस करना. जितनी भी बुक्स, सर माय इंटरनेट वाज नॉट वर्किंग सो आई वाज नॉट एबल टू जॉइन इन टाइम. कोई बात नहीं अनुराग. तो जो पार्ट तुम्हारा रह गया है वो तुम अभी रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं. कुछ ज्यादा कवर नहीं किया है मैंने, पिछला चैप्टर ही थोड़ा सा किया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेजरली काम होता है एनालाइज करना, एनालिसिस करना. तो एनालिसिस वो कैसे कर सकती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि जो भी ये बुक्स बनी है इनसे डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज निकालो, इन सबसे डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज निकालो, दूसरी कंपनी को कंपेयर करो, मार्केट में देखो कोई नई चीज आ रही है, बजटिंग करो कि इसके अकॉर्डिंग अगले सालों में हमारे क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारी डाइवर्ट हो गई. कि पहले हमारा इतने परसेंट सैलरीज का खर्चा होता था, इस साल जैसे हर साल टोटल सेल्स में जितनी भी हम सेल्स करते थे, हमारा 30% खर्चा सैलरीज का होता था. इस साल हमारा जो सेल्स में सैलरीज का खर्चा हो गया 45%, मतलब 15% हमारा सैलरीज का खर्चा बढ़ गया. कि भाई सेल्स का 45% हम सैलरीज पे कर रहे हैं, पिछले साल 30 था, तो क्यों हुआ, इसको ठीक करो. दैट इज डन बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट. तो अकाउंटिंग फंक्शन में हमारे दो डिपार्टमेंट आते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब अकाउंटिंग फंक्शन एक हर कंपनी के अंदर उसमें क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, अकाउंटिंग फंक्शन को हर कंपनी कैसे मैनेज करती है, हाउ अ कंपनी मैनेज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. सबसे पहला तो वहां पे होता है एक फाइनेंस डायरेक्टर, विच इज लाइक which is like owner of the company.
नॉट ओनर कह सकते हैं, टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द कंपनी, जो ओवरव्यू देखता है पूरे का, ही लुक एट द ओवरव्यू, ठीक है, कि इसने क्या काम किया, इसने क्या काम किया, इसने क्या काम किया। अपने अंडर वो 3 बंदे रखते हैं। पहला होता है ट्रेजरर। ट्रेजरर का सिंपल सा मतलब क्या होता है? ट्रेजरर मींस कंपनी में जितना भी कैश आ रहा है और जितना भी कंपनी में कैश जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखना और उसको मेंटेन रखना, कि कितना कैश कंपनी में आ रहा है, कितना कैश कंपनी से जा रहा है। जैसे हम गवर्नमेंट का ट्रेजरर बोलते हैं। गवर्नमेंट का ट्रेजरर कौन है इंडिया का? आरबीआई। सो आरबीआई इज द ट्रेजर ऑफ द गवर्नमेंट, कि जितना भी पैसा गवर्नमेंट का है वो आरबीआई के पास होता है, ठीक है। सो दैट इज ट्रेजरर, जो जितना भी कैश कंपनी में आया और जितना भी कैश जा रहा है उसका ध्यान ट्रेजरर रखता है। दैट मींस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैश फ्लो कंट्रोल, नॉट स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का इससे कोई रिलेशन नहीं है, वो जितना भी कैश फ्लो हो रहा है उसका ध्यान रखते हैं। देन आता है फाइनेंस कंट्रोलर। फाइनेंस कंट्रोलर का काम होता है रूटीन अकाउंटिंग देखना, कि जो भी हम हर रोज काम कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है कि अकाउंटिंग में कुछ फ्लॉज है, कंट्रोल्स हमारे ठीक से नहीं चल रहे। दैट इज फाइनेंशियल कंट्रोलर। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या होता है, जो मैंने बताया था, कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है बजट्स बनाने के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए, कि जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट है एक्चुअल, कि हम उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हम सेल प्राइस बना सकें। एनालिसिस करना कि क्या क्या गलतियां करी हैं हमने, कहाँ कहाँ खर्चे ज्यादा हो गए, क्यों हम प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाए, आगे कैसे ठीक होगा, वो सारा काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। तो हर कंपनी में ये 4 बंदे होते हैं। छोटी कंपनी में एक ही बंदा सब कुछ कर लेता है, बड़ी कंपनी में एक बंदा ये होता है और एक ही बंदे को तीनों का काम दे देते हैं। सो दैट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ, ये बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है कि चारों डिपार्टमेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, वो किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं। तो पहला है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड फोर्थ इज लीगल जुरिस्डिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीगल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, दैट मीन्स उसके पास एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि उसको ये लोग बनाने पड़ेंगे जो हर चीज का ध्यान रखे। क्यों? क्योंकि कल को पब्लिक का पैसा गुम गया तो वो किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? हु विल बी दे हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि ये बंदे ही नहीं होंगे। तो इसीलिए जो लीगल जुरिस्डिक्शन में आते हैं लोग, जो लीगली बाउंड होते हैं, उनको ये चारों डिपार्टमेंट में बंदे होने चाहिए। तो दैट इज फाइनेंस डायरेक्टर, ट्रेजरर, फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो ये सिंपल, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है, पढ़ लेना, मैं तुम्हें मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि कंपनी को बहुत सारी पॉलिसीज हर चीज के लिए बनानी चाहिए और उन पॉलिसीज को कैसे अचीव करना है उसके लिए प्रोसीजर्स बनाना चाहिए। सो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम हर्ष। हर्ष मुझे बताओ, पॉलिसीज और प्रोसीजर में डिफरेंस क्या होता है? सर पॉलिसीज तो एक तरीके से रूल्स जो हमने बना दिए हैं। अब हाँ, प्रोसीजर्स वो एक स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, मतलब। एब्सोल्युटली राइट। कि पॉलिसीज होती है कि हमने जो रूल्स बना दिए हैं कि ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी। प्रोसीजर मतलब कि वो काम हमें करना कैसे है। जैसे हमने एक पॉलिसी बना दी, क्या अमेजोन की पॉलिसी क्या है कि विद इन 30 डेज अगर किसी को भी कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो डायरेक्टली वो उसको रिटर्न और रिप्लेस करा सकता है। कि लेट से अमेजोन ने एक पॉलिसी रखी हुई है 30 डे रिटर्न रिप्लेस पॉलिसी, कि जो भी आप प्रोडक्ट अमेजोन से परचेज करते हो, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप उसको रिटर्न करा के यू कैन टेक बैक योर मनी, और यू कैन गेट अ रिप्लेस्ड ऑप्शन, रिप्लेस्ड प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट तुम दूसरा ले सकते हो वो वाला वापस करके। दैट इज अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी, पॉलिसी ऑफ अमेजोन। अब इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या होगा? जब भी हम सेल करते हैं तो सेल के साथ हम ये चीज बताते हैं, उसमें लिखा होता है रिटर्न और रिप्लेस पॉलिसी। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारी हमने लिखी हुई है कि इस सिचुएशन में रिटर्न रिप्लेस नहीं होगा। जैसे अगर मान लो आपने कुछ कपड़े परचेज करे जिनमें टैग्स लगे हुए हैं, या आपने कोई सामान परचेज करा जिसका बिल साथ में स्टिक हो रखा है, आपने वो स्टिक वाला वो फाड़ दिया, सब कुछ फाड़ दिया, प्रोडक्ट यूज भी कर लिया आपने, यूज करने के बाद आपने प्रोडक्ट में स्क्रैचेस भी मार दिए, देन यू विल नॉट गेट अ रिफंड ऑफ इट, या वो रिप्लेस नहीं होगा। दैट इज प्रोसीजर। कि जो भी रूल्स हमने बनाए हैं उन रूल्स को फॉलो कैसे करना है, दैट इज प्रोसीजर। तो एक बार पढ़ लेना। तो कंपनी का जो भी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी में काम हो रहे हैं, हम एक बंदा इंटरनली रखते हैं। इट इज अपॉइंटेड बाय कंपनी के डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं इसको, इट इज नॉट अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर, इट इज अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स।
कि हम एक पर्सन अपॉइंट करते हैं कि कंपनी में जो भी काम हो रहा है उसको ये चेक करे कि ये काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे तुम ACCA कर लोगे, अब तुम्हारे को कंपनी ने किस लिए रखा, तुम ACCA करने के बाद कंपनी में इसलिए नहीं जाओगे कि तुम अकाउंट्स करोगे, वो काम अकाउंटेंट का होता है। यू आर नॉट अकाउंटेंट, यू आर अ प्रोफेशनल। कंपनी ने तुम्हें रखा कि जो भी हमारे अकाउंटिंग फंक्शन है आप उसका ऑडिट करो कि क्या अकाउंटिंग फंक्शन ठीक है, एंट्री सारी ठीक से हो रही है, कुछ गलत रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा, ट्रैक जो है वो कैसे मेंटेन हो रहा है, एविडेंसेस कहाँ रखे जा रहे हैं, एविडेंसेस जो है अगर हमें ऑन द स्पॉट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कैसे ढूंढेंगे, फिजिकल फॉर्म में है या अगर ई फॉर्म में है तो कौन से ड्राइव पे है, किस किस के पास एक्सेस है। सो दैट इज इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो उनको इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है, तो उन्हीं को देखना होता है कि क्या क्या पॉलिसीज है कंपनी की और क्या क्या प्रोसीजर्स कंपनी फॉलो कर रही है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो था हमारा सिंपल एक नॉर्मल बिजनेस के लिए। अगर हमारा कोई हैंडलिंग क्लाइंट मनी, अगर हमारे कोई ऐसा बिजनेस है जो क्लाइंट की मनी को हैंडल करता है, जैसे बैंक्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, फंड मैनेजर्स एंड सर्विस। अब लॉयर्स को तुम क्यों बोल सकते हो कि वो क्लाइंट की मनी रखता है, वो तो अपनी फीस चार्ज करता है। ये क्वेश्चन मेरे से पहले ही पूछा था एक बच्चे ने कि सर लॉयर्स जो हैं वो कैसे क्लाइंट की मनी अपने पास रखते हैं, वो तो फीस चार्ज करते हैं नॉर्मल और फीस ले लेते हैं, तो क्लाइंट की मनी तो रखी नहीं हुई है। होता क्या है, इंडिया में इतना नहीं होता बट नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई सेटलमेंट होती है किसी की भी, जब भी कोई सेटलमेंट होती है तो पहले जो भी पैसा आता है वो सारा लॉयर के अकाउंट में आता है। जो भी एडवोकेट है जो तुम्हारा केस लड़ रहा है, सारा पैसा उसके अकाउंट में आएगा। वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके जो भी उसकी फीस है वो चार्ज करके कट करके अपना अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में जिस पर्सन को थे उसको ये पैसे दे देगा। ये एक्चुअली ऐसा होता है एक्चुअल केस में। इंडिया में नहीं होता, इंडिया में तो सारा पैसा अपने पास रखते हैं, बट टेक्निकली ये चीज होती है। तो दैट मीन्स लॉयर्स हैंडल्स क्लाइंट्स मनी, इनके पास क्लाइंट का पैसा आता है। जैसे हमने देखा होता है ना, कई मूवीज है, जॉली LLB है, उसमें क्या था कि वो क्लाइंट से पैसे लेते हैं, जो लॉयर होता है वो अपने पास रखता है काफी देर के लिए, और फिर वो पैसा जो है वो कहता है कि यार मुझे किसी को 2 नंबर में देना है तो पैसा आप मुझे इतना दे दो मैं उसको दे दूंगा, मतलब दे हैंडल क्लाइंट मनी। तो इन कंपनीज के लिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और खास करके ट्रेजरी फंक्शन, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा रख रहे हैं। अब सोचो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। तुमने लेट्स से इंडिया में बैंक है SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तुमने अपने पैसे डिपॉजिट कराए हुए हैं, ठीक है, लेट्स से यू हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आई विश कि तुम सबके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसी टाइम 1 करोड़ रुपए हो, इससे ज्यादा भी हो बट अभी के लिए आई विश 1 करोड़ रुपए हो, ठीक है। 1 करोड़ रुपए तुम्हारे SBI में थे। SBI अपना काम भी करता है, मतलब लोन देना, इंटरेस्ट चार्ज करना, उसका अपना बिजनेस भी है। तो बिजनेस से SBI को बहुत ज्यादा लॉस हो गया, सोचना, मुझे बताना, SBI को उस बिजनेस से बहुत ह्यूज लॉस हो गया, ह्यूज लॉस, ठीक है। तो क्या कल को तुम अगर SBI की ATM में जाओगे पैसे विड्रॉ करने, तो क्या SBI वाले बोल सकते हैं कि अभी हमारे पास 1 करोड़ नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ 30 लाख है, आप 30 लाख ले लो, बाकी हम आपको बाद में दे देंगे जब हमारा प्रॉफिट होगा? क्या SBI ऐसा कर सकती है? नो सर। नहीं कर सकती वो चीज, चाहे, क्योंकि है तो सारा पैसा SBI के पास ही, बट उनका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग है और पब्लिक का पैसा उन्होंने अलग रखा हुआ है। तो इस पैसे को हमेशा कंपनी को अलग से ही रखना पड़ता है, इसका कंपनी के फाइनेंशियल से कोई रिलेशन नहीं। तो ऐसी कंपनीज में देयर मस्ट बी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ओवर हाउ क्लाइंट मनी इज हेल्ड। इन पर्टिकुलर द मनी हेल्ड बाय क्लाइंट शुड बी हेल्ड इन सेपरेट अकाउंट्स from those of rest of the business so that they do not get confused, and should the company itself go bankrupt, the client money will be safe। कि अगर कंपनी bankrupt ही हो गई, बैंक bankrupt हो गया, बैंक का सारा पैसा बर्बाद हो गया, बैंक लॉसेस आके सब बिजनेस बंद हो रहा है, लेकिन उससे क्लाइंट के पैसों में कोई फर्क नहीं है कि क्लाइंट के जो 1 करोड़ थे वो 30 लाख रह गए, ऐसा ना हो, ठीक है। सो दैट इज हैंडलिंग क्लाइंट्स मनी इन स्पेसिफिक केसेस। नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को तुम एक बार पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है इसका। अब आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत सिंपल हैं, बहुत कॉमन है, तो उसको एक सिंपल प्लेन रीडिंग करके हमें समझ आ जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का काम क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, एनालाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। ये पहले हम जर्नल करेंगे, जर्नल करने के बाद देखेंगे कि वो कौन कौन से लेजर में जाएगी एंट्रीज, लेजर में जाने के बाद फाइनली द ट्रांजैक्शंस आर समराइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मैंने बताया था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ
कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये चीजें हम बनाते हैं, यही रोल होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और कोई रोल नहीं होता। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कई बार क्वेश्चन आता है, कई बार क्या, काफी बार क्वेश्चन आता है, और तीनों में से किसी में भी आ सकता है, तीनों सब्जेक्ट में से, F1 F2 F3 में, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इसमें से कौन सा रोल है या कौन सा नहीं है। तो अगर उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का एनालिसिस भी करना होता है, कि रेशियो एनालाइज करके कि कंपनी की कितनी सेल्स पिछली बार थी, कितनी अब है, कितने चेंजेस हुए हैं, क्या वो काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले का है? तुम बोलोगे नहीं, इसका काम सिर्फ रेशियोज निकालने का है, वो रेशियोज निकाल के दे देगा। वैसे वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले का काम होता है, बट स्टिल फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला रेशियोज निकाल के दे देगा, लेकिन उसका एनालिसिस करना जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हाथ में। इसका कोई एनालिसिस नहीं होता, सिर्फ अकाउंटिंग करो, जिनको बुक्स चाहिए उनको दो, एंड दैट्स इट। ठीक है। अब आता है रेगुलेटरी सिस्टम, कि जो ये अकाउंटिंग होती है। अब अकाउंटिंग करने का जो तरीका है, हर कंपनी में हो सकता है अकाउंटिंग करने का तरीका अलग हो। कई लोग डेप्रिसिएशन की एंट्री अलग करते हैं, कई लोग अलग करते हैं, कई लोग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अलग करते हैं, कई अलग करते हैं। तो किसी भी तरीके से कि कंपनी का बंदा बोलता है कि भाई मेरे को तो अपना सिस्टम देखना है, मेरे को अपने प्रॉफिट्स देखने हैं, मैं जैसे मर्जी करूं, जो मर्जी रूल्स फॉलो करूं, डेबिट क्रेडिट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अपने प्रॉफिट निकालना है। तो मैंने ये तरीका निकाला मैंने प्रॉफिट निकालने का, जो कि उसके लिए सही है, लेकिन वो चीज परमानेंटली सही नहीं होती, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज को उसको बताना पड़ेगा कि उसने ये प्रॉफिट कैसे कमाया है। उसके लिए उसको ऐसे अकाउंट्स बना के टैक्स अथॉरिटीज को देने पड़ेंगे जो टैक्स अथॉरिटीज को पता हो। अब टैक्स अथॉरिटीज को अकाउंट्स कैसे पता होंगे? तो वो एक लीगल रेगुलेटरी सिस्टम होता है हमारा, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरा जो हमारा ग्लोब है, पूरा जो हमारा ग्लोब है, वो पूरे ग्लोब में बताता है कि एंट्रीज जो हैं, हर सिचुएशन के में कौन कौन सी एंट्रीज होनी चाहिए। वो पूरे ग्लोब में हमारे कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स फॉलो होते हैं। दैट इज रेगुलेटरी सिस्टम, कि हमारी पूरी अकाउंट्स के अंदर जो भी कंपनी कोई अकाउंटिंग कर रही है, अब जैसे तुम जो पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तुम डेबिट क्रेडिट पढ़ रहे हो, ये क्या है? ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने रूल्स बनाए हुए हैं कि आपको ऐसे ही एंट्री करनी है, इस सिचुएशन में यही एंट्री होगी, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। ना तो आप नाम भी चेंज कर सकते, डेप्रिसिएशन को आप कुछ और लिख दो, फेट्रिसिएशन लिख दो, या कुछ भी डेप्रिसिएशन का सिनोनिम निकाल के गूगल से वो लिख दो। नहीं, आपको डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो टर्म्स है वही यूज करनी पड़ेगी। दैट इज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सो मोस्ट कंट्रीज हैव लॉज दैट रिक्वायर, मोस्ट कंपनीज, नॉट ऑल, याद रखना, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके अंदर कोई सिस्टम नहीं है, कोई कैसे भी कर सकता है, बट वो बहुत थोड़ी कंपनीज, बहुत सारी, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें ये लॉ लगता है कि सबको अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करना है, file a financial statement with the government regulatory body. These financial statements are available for inspection by members of the public. अब जो भी हमारी पब्लिक कंपनी होती है, नॉट ऑल कंपनी, या कोई भी कंपनी है हमारी, ध्यान रखना, कोई भी हमारी अगर कंपनी है, हर कंपनी को हर साल अपनी बुक्स बनानी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो बुक्स बनाने के बाद उसको एक इंडिया में जो वेबसाइट है, दैट इज, तुम चेक करना, www.mca.gov.in, ठीक है। उस वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके हर साल अपनी जो भी बुक्स इसने बनाई है वो अपलोड करनी पड़ती है। और वो जो बुक्स इस वेबसाइट पे अपलोडेड है, कोई भी पर्सन एक नॉमिनल सी फीस देके उन बुक्स का एक्सेस ले सकता है। तो अगर तुम रिलायंस की बुक्स चेक करना चाहते हो, रिलायंस की बुक्स में कितना प्रॉफिट है, क्या है, वो तुम बहुत इजीली एमसीए की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज दैट्स अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक का उसमें पैसा लगा हुआ है। सो ये होता है हमारा रेगुलेटरी सिस्टम, कि एक तो प्रॉपर रिकॉर्ड बनाने हैं, और कंपनीज के केस में हर साल उनको जितना भी रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाया है, वो रिकॉर्ड सबमिट कराना होता है वहां की गवर्नमेंट को। जो भी, जैसे यूके में है कंपनीज हाउस, यूके में होता है कंपनीज हाउस, इंडिया में है एमसीए, तुम्हें कंपनीज हाउस लर्न करना है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एमसीए। ठीक है, कि कंपनीज हाउस में जो भी बुक्स बनाई है कंपनी ने, वो उनको अपलोड करनी है। अब दूसरा, रेगुलेशन ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज, के जो हमारी अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज है, मतलब कंपनीज नहीं है, जो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास, जैसे सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, जिन्होंने प्रॉपर डीड नहीं बनाई, रजिस्टर्ड डीड नहीं करी, वो लोगों के लिए क्या अकाउंटिंग जरूरी है? ये तो हमने पढ़ लिया कि कंपनीज के लिए है, लेकिन उनके लिए है। while most of the organizations above apply only to companies, other form of business entities are required to comply with some regulations, some, not all, some regulations with accounting entity। क्या? कि उनको
जैसे भले ही वो पब्लिक कंपनी नहीं है, बट सेल्स टैक्स तो वो पे करती होंगी, वैट तो वो पे करती होंगी। एक जनरल स्टोर वाला है, हम उसके पास जाते हैं, वो भी वैट पे करता है, सेल्स टैक्स पे करता है। तो उसको बुक सेल्स टैक्स के लिए कैसे मेंटेन करनी है? सेल्स टैक्स के लिए उसको जितनी भी सेल्स हुई है वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में मेंटेन करनी पड़ेगी। जितनी भी परचेजेस हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो मेंटेन करनी पड़ेगी। जो भी अब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, याद रखना, इंडिविजुअल्स, पार्टनर्स, पार्टनरशिप कंपनीज, एवरी वन इज अ टैक्स पेयर। एवरी वन इज अ टैक्स पेयर, अगर वो लिमिट में आता है टैक्स की। एवरी वन इज अ टैक्स पेयर। ठीक है? तो जितने भी टैक्स पेयर होते हैं उनको प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना होता है, ताकि कल को अगर उनको इनकम टैक्स में केस लगे और उनको वो बुलाए कि हाँ जी अपनी बुक्स दिखाओ, तो वो बोले कि भैया बुक्स तो हम ऐसे कोई बनाते ही नहीं है, हमने आज तक बुक्स ही नहीं बनाई कोई। वो कहेंगे बुक्स नहीं बनाई तो ठीक है, फिर आपकी सारी सारी इनकम है, अगर आपको एक साल में 10 लाख रुपए आए हैं तो 10 लाख के 10 लाख आपकी इनकम है, इस पर टैक्स पे करो। वो अगर बुक्स बनाता है वो बताएगा कि नहीं 10 लाख में से मेरा ट्रैवलिंग में इतना खर्चा हुआ था, बिजनेस से रिलेटेड इतना उसमें खर्चा हुआ था, इतना डेप्रिसिएशन है, इतना मैंने ये करा, इतना वो करा, इतना इलेक्ट्रिसिटी, तो वो करके मेरा जो प्रॉफिट आया वो आया 3 लाख। तो ऐसे अगर हम बुक्स बनाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर हमने बुक्स नहीं बनाई, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, और हमारे को टैक्स अथॉरिटी से प्रॉब्लम हो सकती है। और जो चैरिटीज होती है, चैरिटीज, अब चैरिटीज तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, चैरिटीज कंपनी भी नहीं होती, चैरिटीज तो वैसे ही बंदे होते हैं। तो चैरिटीज को भी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जो चैरिटी रेगुलेशंस के साथ रेगुलेटर्स के लिए होती है, कि जितना पैसा उनके पास डोनेशन आया उन्होंने कितना यूज किया। अगर लोग चैरिटी करते हैं, तुम ऑनलाइन जैसे जितने भी आजकल वेबसाइट्स होती हैं, कि इतनी वेबसाइट्स है वहां पे आपको चैरिटी करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी होती है। अगर तुम उसमें पैसे डाल रहे हो, हाउ डू यू नो कि वो पैसा एक्चुअली उस पर्पस के लिए यूज हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट वो पैसा खुद ही यूज कर रही है, या जिस बंदे ने वो चैरिटी बनाई हुई है वो पैसा वो बंदा खुद ही लेके भाग रहा है, वो चीज ना हो। तो हमें जो भी चैरिटीज होती हैं उनको चैरिटी रेगुलेटर्स के लिए भी बुक्स बनानी होती है। तो ये होता है हमारा रेगुलेटरी फंक्शन, कि किस तरह से रेगुलेट होती है। अब पॉइंट ये है हमारा, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलिंग टू कंप्लाई विद रेगुलेशंस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कुछ रेगुलेशंस हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी। अब अगर हम कोई भी रेगुलेशन फुलफिल नहीं करते, तो उस केस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए? तो एक बार ये सारे वर्ड टू वर्ड पढ़ लो, जस्ट रीड इट वंस, अभी एक बार पढ़ लो जल्दी से वर्ड टू वर्ड, तुम्हें समझ आ जाएगा। जिस भी पॉइंट में डाउट हो मुझसे पूछ लेना, देन आई विल मूव फर्दर।
सर ओके ये स्टार्ट ऑफ कब करेंगे? कौन सा आज? बस फर्स्ट वाले में स्टक ऑफ का। स्टक ऑफ मतलब कि कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा और कंपनी उसके बाद काम ही नहीं कर सकती। जो रजिस्ट्रेशन हमने जिस किसी कंपनी की कराई हुई है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो कैंसिल हो जाएगा, स्टक ऑफ हो जाएगा, बुक्स में से नाम हट जाएगा कंपनीज का। सर थर्ड पॉइंट बता दो। द ऑडिटर में इशू अ क्वालिफाइड ओपिनियन। अच्छा चलो, ये मैं एक चीज था मेरे को कि सारे बात पूछेंगे, बट एक बच्चे ने पूछी, चलो एनीवेज। सो क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? सो देखो, जो भी एक ऑडिटर होता है कंपनीज का, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और काफी बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो भी कंपनी का ऑडिटर होता है, ठीक है, ऑडिटर तुमने पढ़ा था ऊपर कि कंपनी का ऑडिटर होता है वो एक्सटर्नल ऑडिटर, जो स्टेक होल्डर होते हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कंपनी का, और वो कंपनी की सारी ऑडिट्स करता है, सारी बुक्स चेक करता है, वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाता है कि मैंने इस कंपनी का ऑडिट करा है और ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट है कि मैंने कंपनी में क्या क्या चीजें नोटिस की है। मतलब वो कंपनी में ठीक नहीं करा था कुछ भी, अगर कुछ गलत है तो वो कंपनी को ये नहीं बोलता कि इसको ठीक कर लो, वो काम इंटरनल ऑडिटर के, जो इंटरनल ऑडिटर कंपनी का होता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल ऑडिटर का काम सिंपल इसीलिए अपॉइंट किया जाता है कि तुम्हें सारा काम देखना है, अपनी रिपोर्ट बना के हमें देखनी है, हम देखेंगे उस चीज को क्या करना है, कि उस चीज पे डायरेक्टर्स को डांटना है या वो चीज ठीक करनी है आगे, वो हमारे ऊपर है। तो अगर मान लो कुछ भी ऑडिटर को लगा कि इस पॉइंट में कंपनी ने कुछ गड़बड़ करी है, ये रूल्स फॉलो नहीं करे और इसकी वजह से बुक्स में कुछ गड़बड़ हुई है, कि बुक्स की प्रॉफिट जो है वो बहुत इन्फ्लेट हो गए, कि कंपनी ने अकाउंटिंग गलत करी थी, तो वो अपनी रिपोर्ट जो देगा वो देगा क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब कि दिस रिपोर्ट क्वालिफाई कि यहां पे कुछ गलत है। अब अगर मैं बोलूं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने रिपोर्ट बनाई है उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मुझे क्वालिफाई करना है, डिस्क्लोज करना है कि गलत, एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। लेकिन क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब कि ये पॉइंट में वो क्वालिफिकेशन डाल देता है कि ये जो पॉइंट है दिस क्वालिफाइज फॉर समथिंग रॉन्ग, कि ये जो पॉइंट है ये गलत है, ये ऐसे होना चाहिए था और कंपनी ने इसको ऐसे करा है, दैट इज क्वालिफाइड। So auditor may issue a qualified audit opinion if in their opinion there are serious misstatements in the financial statements, or if company has not kept the proper accounting record, कि वो रिपोर्ट क्वालिफाई कर देगा। एंड क्वालिफाई करना मतलब कंपनी के लिए ये एक नेगेटिव थिंग होता है। गेटिंग अ क्वालिफाइड रिपोर्ट मींस अ नेगेटिव थिंग फॉर द कंपनी, और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब पॉजिटिव, कि कंपनी में कुछ भी गलत नहीं है। कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्वालिफाइड तो सुनने में बड़ा अच्छा सा वर्ड लग रहा है यार, क्वालिफाई कर रही है मतलब सही कर रही है, नहीं, क्वालिफाइड मतलब गलत कर रही है। ऑडिटर का काम होता है कि गलत क्या हो रहा है, क्वालिफाइड मतलब कि गलत कर रही है कंपनी। और बताओ डाउट्स? नो डाउट्स, आगे बढ़े। यस सर। चलो, अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब आता है रेगुलेशन बाय अकाउंटिंग प्रोफेशन। अब हम जो अकाउंटिंग प्रोफेशन हम एसीसीए कर रहे हैं, एसीसीए का क्या रोल है अकाउंटिंग में? मतलब कंपनी को इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एसीसीए विद देम, लेकिन एसीसीए का क्या रोल है, एसीसीए क्या करता है, एसीसीए को बनाने का पर्पस क्या है? तो एसीसीए को बनाने का पर्पस ये है कि जो भी बच्चे एसीसीए करते हैं उनको फाइनेंस के बारे में पूरी नॉलेज होती है, और मेजरली किन किन चीजों के बारे में नॉलेज होती है उनको। सबसे पहला होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये एक बोर्ड क्या होता है? आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जिन बच्चों ने F3 करा हुआ है उनको ये चीज पता होगी कि आईएएसबी क्या होता है। तो आईएएसबी क्या होता है? ये एक ऐसा बोर्ड होता है जो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाता है कि ये अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है। जैसे हमने अकाउंट्स में रूल पढ़े हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एमआरपी विच एवर इज लेस, या डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, जो तुमने 11th में पढ़ा होगा या 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा। तो वो किस स्टैंडर्ड ने बनाया हुआ है?
कि कौन से स्टैंडर्ड में लिखा है कि डेप्रिसिएशन लगेगी, और लगेगी तो इतने परसेंटेज लगेगी, वो किसने बताया? वो बताता है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। IASB इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो कोई प्रॉफिट नहीं कर रही है, वो बिजनेस नहीं कर रही। इनका सिर्फ काम क्या होता है कि सारी कंपनी से जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, दे सिट टुगेदर, वो अपनी अपनी कंट्री की अकाउंटिंग की कुछ इश्यूज लेके आते हैं, और सारे इश्यूज देखने के बाद जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड सब मिलके एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको यही चीज करनी है, ताकि हमारी बुक्स में हार्मनी बनी रहे। जो एक बंदा कर रहा है वही दूसरा बंदा करे, क्योंकि अगर हमें फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेनी है तो फॉरेनर को पता भी तो होना चाहिए ना कि हमने क्या चीज करी है। हम अलग अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, अलग अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, वो अलग कर रहा है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। सो दैट इज हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कि ये स्टैंडर्ड्स बनाता है, मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स, कि कौन सी चीज को हमें कैसे फॉलो करना है। तुम F3 में पढ़ोगे और F7 में इस चीज को पूरा डिटेल में पढ़ोगे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं। यू डोंट हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ स्टैंडर्ड, बट तुम्हें पता चलेगा IFRS कौन कौन से होते हैं, कि किस IFRS में, IFRS 2 में ये लिखा हुआ है, IFRS 10 में ये लिखा हुआ है, वो होता है IASB। अब उसके बाद आता है IFAC, दैट इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये एक कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सारी प्रोफेशनल बॉडीज आती हैं, जैसे ACCA, इंडिया में CA, दूसरी कंट्री में जैसे CFA, ठीक है, CMA। जो भी अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी अकाउंटेंट्स, चाहे मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंसी, जो भी है, जो हमने ICWAE, कनाडा का CPA, ऑस्ट्रेलियन CPA, वो सारी की सारी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के अंदर आती है। कि it is a global accountancy body. Its membership is made up of 170 accounting bodies throughout the world, including ACCA, कि ACCA भी इसका मेंबर है। तो इनका काम क्या होता है कि ये देखना कि सारे जो अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, वो एक ही तरीके से हर चीज फॉलो करें। ऐसा ना हो कि ACCA में कोई चीज को करने का रूल बिल्कुल ही अलग है और इंडियन CA में उस चीज को करने का रूल बिल्कुल अलग है। जैसे हम जब एंट्री करते हैं कि कैश आया, हम एंट्री क्या करते हैं? डेबिट कैश क्रेडिट, जहां से आया। अगर मान लो इंडिया में बोला जाए कि हम उल्टी करेंगे, डेबिट जहां से आया क्रेडिट कैश, वैसा नहीं करना। तो इनका पर्पस ये होता है कि जितनी भी अकाउंटिंग बॉडीज पूरे वर्ल्ड में है, वो कंसिस्टेंसी फॉलो करे कि सारे स्टैंडर्ड, जितने भी ये स्टैंडर्ड्स IASB बना रही है, वो सारे स्टैंडर्ड सारी प्रोफेशनल बॉडीज फॉलो करे। ऐसा ना हो कि ये वो स्टैंडर्ड फॉलो ही ना करे कि हम तो ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते, ऐसा ना हो। इससे क्या होगा, हमारी बुक्स में हार्मनी बनी रहेगी, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी, चाहे ग्लोबल, चाहे इंडियन। कोई भी पर्सन किसी भी दो कंपनीज को कंपेयर कर सकता है। मैंने बुक्स फॉरेन कंपनी की एप्पल की उठाई, मैंने इंडिया में रिलायंस की उठाई, इन दोनों की बुक्स मैंने उठाई और कंपेयर करना शुरू कर दिया। तो मैं देखा टर्म्स थोड़ी बहुत डिफरेंट है, बट इजीली मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, इस कंपनी की इतनी ये थी, इस कंपनी के एसेट्स इतने थे, इस कंपनी की इतनी लायबिलिटीज हैं, ये है। तो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ। वो कैसे कर पा रहा हूँ, कंपेयर क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि बुक्स इनकी मोर और लेस सेम ही तरीके से बनी है। अगर अलग तरीके से बुक्स बनी होती तो मेरे को तो पहले समझ ही नहीं आता कि इसमें क्या कर रखा है, इसमें क्या कर रखा है। दैट इज द रोल ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, के जितने भी इस IFAC के मेंबर्स होते हैं, दे ऑल शुड फॉलो IASB। अब आता है नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडीज। अब नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडीज क्या होती है? तो कई बार इंटरनेशनल, जैसे ACCA ग्लोबल है, CA इज अ नेशनल अकाउंटिंग, इंडियन CA ऐसा नहीं है कि तुम UK में बैठ के इंडियन CA कर सकते हो, नहीं, इंडियन CA इंडिया में ही होगी। तो इंडियन CA इंडियन स्टैंडर्ड सेटर्स है, वो इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करता है, लेकिन वो भी ये कोशिश करता है कि इंडिया में जो भी काम हो वो इसी तरीके से हो। तो वो क्या करते हैं, तुमने शायद सुना होगा, जैसे इंडिया में चलते हैं IND-AS, दैट मींस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और वर्ल्ड वाइड चलते हैं मोस्टली IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कंप्लीटली IFRS को अडॉप्ट नहीं करा कि इंडियन बुक्स बिल्कुल IFRS के अकॉर्डिंग बनेगी, पूरा अडॉप्ट नहीं करा। इन्होंने क्या करा, IFRS स्टैंडर्ड से ही इंडियन स्टैंडर्ड्स बना दिए, एक दो के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इंडिया में वो चीज नहीं चल सकती, वो बाहर चल सकती है, इंडिया में नहीं चल सकती, तो हम उसको चेंज कर रहे हैं। दैट इज नेशनल सेटर्स के, उसने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं अपनी कंट्री में, बट वो अडॉप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं IFRS, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं। अगर बुक्स ही हमारी सेम नहीं होगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या बोलेंगे। ACCA, तुम्हें पता है ACCA इंडिया में इसकी डिमांड एक प्लेस में कहां पे बहुत ज्यादा है, वो है यहाँ पे,
क्या मोस्टली जो इंडियन कंपनीज हैं, मोस्टली इंडियन कंपनीज प्रिपेयर बुक्स एज पर इंड AS, और जिस भी कंपनी को फॉरेन से पैसे लेने हैं, फॉरेन में उसकी ब्रांचेज हैं, उन कंपनीज को अपनी बुक्स IFRS के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। तो वहां पे ACCA का रोल आता है कि वो बुक्स को कन्वर्ट करते हैं इंड AS को IFRS में, कि एज पर IFRS ऐसे होगा, एज पर IFRS ऐसे होगा। दैट इज द मेजर रोल ऑफ ACCA इन इंडिया, कि प्रिपेयरिंग बुक्स एज पर IFRS, मोस्टली बड़ी कंपनी का, क्योंकि छोटी कंपनीज को तो IFRS से फर्क ही नहीं है। मैं सोल ट्रेडर हूं, एक दुकानदार हूं, कराने वाला, मुझे क्या फर्क पड़ता है IFRS क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ता है इंड AS क्या है। मेरे को बड़ा कोई पब्लिक कंपनी है कि पब्लिक को पैसे देने हैं, मेरे को बड़ा कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट लेनी है, मैं तो नॉर्मल अपनी बुक्स बना दूंगा, जैसे हमने ऊपर देखा था अनरजिस्टर्ड कंपनीज के केस में। ये कुछ नहीं करना उसको, तो नॉर्मल बुक्स बना ले, बस ऐसे बना ले कि समझ आ जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो अकाउंटेंट्स हैं या ACCAs हैं या जो CAs हैं, इनका रोल ही ये है कि वो जितने भी इंप्लॉइज या जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, जितने भी कंपनीज में बिजनेसेस हैं, सबको बोले कि आप ऐसे अपनी बुक्स बनाओ। यही उनका रोल होता है, टू ब्रिंग हार्मनी। ठीक है। इसके बाद आता है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है कि वो अपनी बुक्स में बोले कि तुम्हें अपनी बुक्स में, तुम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो तो तुम्हें अलग तरीके की बुक्स बनानी है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना है, वो भी बोल सकते हैं। पब्लिक ओवरसाइट बोर्ड मॉनिटर reviews the activities of accounting profession. In some countries they are governed bodies, while in other they are private sector. Example, इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे को एग्जाम में ऐसा नहीं पूछने वाले, क्योंकि ये कंट्री स्पेसिफिक है, तो दैट्स नॉट समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। इस चीज को यू कैन जस्ट स्किप पार्ट, ये वाला पब्लिक ओवरसाइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट होता है हमारा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट है हमारा, उसका क्या क्या काम होता है, क्या करता है एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट कंपनी के अंदर, वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। वो बनाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और वो बना के जितने भी यूजर्स होते हैं उनको ये स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देता है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, यू नो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी कंपनी जितनी भी इनकम्स होती हैं, रेवेन्यू, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो दिखा के कंपनी ये बताती है कितना इसने प्रॉफिट कमाया। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, इसमें कंपनी क्या करती है, जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब विच आर ओन्ड बाय द कंपनी फॉर लॉन्गर टर्म या शॉर्टर टर्म, या कंपनी का कैश, बैंक, वो सब कुछ, और लायबिलिटी के कंपनी ने बाहर वालों को कितना पैसा देना है। और एक आता है इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी बोलते हैं, इंडिया में इसको कैपिटल बोलते हैं, ACCA में भी कॉल इट इक्विटी, के ओनर को बिजनेस ने कितना पैसा देना है। तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, कि जितने बिजनेस में एसेट्स हैं, लायबिलिटी प्लस इक्विटी इसके बराबर है। जैसे बिजनेस में 1 लाख रुपए ओनर ने लगाए, तो ओनर ने 1 लाख रुपए लगाए, उस 1 लाख में से कंपनी के पास वो 1 लाख कैश की फॉर्म में पड़े हैं, तो एसेट हो गए, ये होगी ओनर को इतने पैसे देने। अब उस 1 लाख में से कंपनी ने कुछ एसेट परचेज कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, तो वो बायफिकेट होता रहेगा, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बट दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या होता है, हर कंपनी को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ये तो पता चलता है कि कंपनी ने कितने प्रॉफिट्स अर्न किए, ये तो कंपनी को पता चल जाएगा। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम अनुराग, कि अनुराग मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी ने 1 लाख प्रॉफिट कमाया है, क्या ये जरूरी है कि कंपनी को कैश भी 1 लाख ही आया होगा उस साल, कैश सरप्लस में होगा, कंपनी को 1 लाख कैश आया होगा, कि कैश जाना कैश आना, नेट इफेक्ट कंपनी का 1 लाख कैश प्लस में होगा, क्या ये जरूरी है? नो सर, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज नॉट मैंडेटरी। क्यों? अगर कंपनी ने सारी की सारी क्रेडिट सेल करी है, सारी की सारी क्रेडिट सेल करी, तो कैश तो कुछ भी नहीं आया, खर्चे कंपनी ने करे होंगे। तो हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट्स हो लेकिन कैश ना हो, कैश नेगेटिव हो कंपनी का, ये भी हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए, ये देखने के लिए कि भाई प्रॉफिट तो आ रहा है लेकिन क्या कंपनी में कैश भी आ रहा है, क्या हम कैश भी कमा रहे हैं, कैश आ रहा है, कि ऐसा ना हो कि हम प्रॉफिट तो कमाए जा रहे हैं, हर साल कैश नेगेटिव में जा रहा है, तो बिजनेस चलेगा कैसे? हर साल हमारा कैश नेगेटिव हो रहा है, हर साल जेब से पैसे जा ही रहे हैं, तो हाउ बिजनेस विल रन? इस चीज के लिए वी मेक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें बनानी होती है, किसको? फाइनेंशियल अकाउंटेंट को।
अब इस रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है? तो दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव लिमिटेशंस, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस होती है क्या? दे प्रोवाइड ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट मींस सो इग्नोर द अदर इंपैक्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑन द सोसाइटी, के सीएसआर में कंपनी क्या कर रही है, कंपनी में कितने केस हो रखे हैं, कंपनी में क्या नेगेटिव चल रहा है, वो चीज कभी भी ये नहीं बताती। यहाँ पे सिर्फ बुक्स में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बना के दे दी। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड ओनली हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स आर इंटरेस्टेड इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। हालांकि ये चीज जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके दे देती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करती। वो सिर्फ क्या करती है, जो भी ट्रांजैक्शन हमारे पास आई है उनको यूज करके हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो बना के दे दिया कि पिछले साल कंपनी में ये हुआ। जो यूजर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो इंटरेस्टेड तो होंगे कि पिछले साल क्या हुआ, बट दे विल बी मोर इंटरेस्टेड टू नो कि अगले साल कंपनी क्या करेगी। वो काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करती। ठीक है? इसको एक बार बस प्लेन रीड कर लेना, कुछ भी इसमें नहीं है ऐसा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है कि वो प्लान करते हैं चीजें कि आगे क्या क्या करना है, कंट्रोल करते हैं कि कोई खर्चा हमने ज्यादा कर दिया, इनकम कम हुई है तो क्यों हुई है, आगे से वो चीज ना हो। डिसीजन लेने, सारी रिपोर्ट्स देख के, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बाहर से जो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आई है, सोसाइटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ एनालाइज करके कंपनी देखती है कि हमें आगे फ्यूचर के लिए क्या डिसीजन लेना है। दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटेंट में क्या क्या आता है? कॉस्ट शेड्यूल्स, कि कॉस्ट क्या क्या है हमारी, जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ रहे हैं, कि मटेरियल कॉस्ट कितनी है, लेबर कॉस्ट कितनी है, लेबर में टोटल खर्चा कितना आएगा, ओवरहेड्स का कितना खर्चा होगा। बजट्स, उसके अकॉर्डिंग हम बजट बनाते हैं कि इस साल का हमारा ये बजट है, एक महीने हमारा ये खर्चा हुआ है, उस महीने के खर्चे के अकॉर्डिंग हमारा पूरे साल का बजट ये है, इस महीने के खर्चे के अकॉर्डिंग हम एक साल का बजट बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक्चुअली जो हमारा काम हुआ है वो बजट से कितना डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो क्यों है, क्या क्या रीजन थे कि बजट सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा। दैट इज वेरिएंस रिपोर्ट, कि बजट और एक्चुअल के बीच में जो डिफरेंस है, ऐसा डिफरेंस क्यों आया है, वो चीज देखना। दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटेंट अकाउंटिंग, सॉरी। एक बार इसको पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया guys, आगे बढ़े। ओके चलो,
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है गाइस, बहुत सिंपल सा है कि फाइनेंशियल सिस्टम्स कंपनी के पास क्या होने चाहिए। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब कि किस तरह से कंपनी अकाउंटिंग करती है, किस तरह से फाइनेंस मेंटेन करती है, उसका सिस्टम क्या होना चाहिए। दैट इंक्लूड्स कंपनी का सॉफ्टवेयर, कंपनी के हार्डवेयर, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। सो दैट इज हमारा फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो फाइनेंशियल सिस्टम पीपल, procedure and computing equipments that record all the sales and expenses of the organization and provides financial information to management and external stakeholders। कि जितनी भी सेल्स परचेज जो भी हुई है उनको किस तरह से रिकॉर्ड करना, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना, क्या क्या रूल्स करना, क्या क्या कंप्यूटर सिस्टम्स मेंटेन करना, ताकि हम रिपोर्ट बना के एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को दे सके। जैसे हम एमए में पढ़ रहे हैं कि मटेरियल की कैलकुलेशन अकाउंटिंग कैसे होगी। हमने पढ़ा था जब स्टोर में आता है सामान, तो एक वो सिस्टम क्या था उसका कि स्टोर कीपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, गुड्स रिसीव नोट होता है, परचेज नोट होता है, उसे टैली करता है। फिर ये सब वो क्या होता है, दोज आर फाइनेंशियल सिस्टम्स, कि किस तरीके से पूरा सिस्टम हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करने का। इट्स नॉट ओनली सॉफ्टवेयर, इट इंक्लूड्स पूरा कंप्लीट सिस्टम अकाउंटिंग का, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी हमारी, सिस्टम रिक्वायरमेंट कितनी कितनी होनी चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन हमारा साइज ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन या डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस, कि कहां पे बिजनेस लोकेटेड है, कितनी उसकी ब्रांचेस हैं, कितना फैला हुआ बिजनेस है। उस पर डिपेंड करता है कि हमें सिस्टम कैसा बनाना है। कि अगर एक कंपनी की 4 अलग ब्रांचेस हैं तो चारों की अकाउंटेड का यहाँ पे अकाउंटिंग होगी, या इनकी हम एक सेंट्रलाइज अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग करने के लिए इनसे सिस्टम हम कैसे मंगाएंगे कि तुम्हारी अकाउंटिंग हम करते हैं, ऑनलाइन होगा या हर 10 दिन बाद यहाँ का लड़का यहाँ के सारे फिजिकल रिकॉर्ड लेके आएगा। दैट इज अ सिस्टम जो हमें बनाना है। तो सिस्टम इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब आता है इफेक्टिव सिस्टम एंड प्रूफ। अगर हमारा जो सिस्टम है अकाउंटिंग का वो इफेक्टिव है, उससे फायदे क्या होंगे, हमारा कस्टमर से रिलेशन अच्छा रहेगा, हमारा सप्लायर से रिलेशन अच्छा रहेगा, हमारे ऑफिस फंक्शन जो है वो प्रॉपरली काम करेंगे, डुप्लीकेशन नहीं होगी, कॉस्टिंग बहुत कम होगी, बुक्स में हमारी क्लेरिकल एरर्स नहीं होंगे। तो काफी सारी चीजें होती है। 2000 इफेक्टिव सिस्टम एंड प्रोसीजर से हमें क्या फायदा होने वाला है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, मेन सिस्टम्स, कि कंपनी में मेन सिस्टम क्या क्या होने चाहिए। मेन सिस्टम कंपनी में क्या क्या पूरा होने चाहिए, आज बस यही करते हैं हम। बाकी मैं तुम्हें बोलूंगा, ये जो आगे का डिपार्टमेंट है सारा, इसको तुम्हें एक बार रीड करना है। मैं देखता हूं कितना है जो रीड करने वाला है। डेटाबेस, डीबीएस, स्प्रेडशीट्स, आई थिंक यहाँ खत्म है सारा। तुम चाहो तो सारा का सारा आगे का खुद भी पढ़ सकते हो, इट्स वेरी जनरल, बट मैं करा भी दूंगा, कोई बात नहीं। तो मेन सिस्टम्स हमारे बिजनेस में क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है मेकिंग सेल्स, की हम अगर सेल्स कर रहे हैं, यहां से चेक करते हैं कि सिस्टम क्या होता है हमारा। कि कस्टमर से हमें ऑर्डर आया तो उसको हमने सेल्स करी, सेल्स ऑर्डर। उसके लिए हम एक रिसीवेबल लेजर बनाते हैं। रिसीवेबल लेजर में सारी हमारी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है कि क्या क्या क्रेडिट सेल्स हमने करी है। फिर हम इनवॉइस बना के, जो रिसीवेबल लेजर होता है वहीं से, जो सॉफ्टवेयर है इसका रिसीवेबल लेजर का, जब भी हम इसमें कोई एंट्री करते हैं कि हमने इतनी सेल्स करी है, तो साथ ही हम इनवॉइस बना के कस्टमर को इस सिस्टम से दे देते हैं। कस्टमर बाद में हमें पेमेंट कर देते हैं। इसकी जो ट्रांजैक्शन होती हैं, जब रिसीवेबल लेजर का सारा एक पीरियड का, पूरे एक साल की अकाउंटिंग हो जाती है, तो सारा का सारा सिस्टम हमारा जर्नल लेजर में चला जाता है। दैट मीन सेल्स अकाउंट या रिसीवेबल्स अकाउंट, वहां पे चला जाता है कि टोटल कितनी सेल्स थी इस पीरियड में, टोटल कितने डेटर्स है हमारे, डेटर्स यानी रिसीवेबल्स कितने हैं, कितना पैसा रिसीवेबल से आया, कितना गया, वो जर्नल लेजर में चला जाता है। परचेजिंग का भी सेम, जो परचेज हुआ है सप्लायर्स, हम एक पेबल लेजर बनाते हैं। पेबल लेजर के अंदर हमारा जितनी भी हमने क्रेडिट परचेजेस की है उनकी डिटेल आएंगी, जितनी भी इनवॉइसेस हैं वो रिकॉर्ड होंगी, जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे वो यहाँ से लिखेंगे। फिर उसके बाद पूरे साल बाद इसका पूरा डेटा, या क्वार्टरली या मंथली या हर 10 दिन बाद, सारा डेटा इसका जर्नल लेजर, यानी हर पेबल पर्सन, हर हमारा परचेजेस, उसके अंदर हमारी एंट्री, बेसिकली एंट्रीज ये होता है। हम लेजर्स बनाते हैं नॉर्मल, फिर हम इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। जर्नल लेजर को तुम इस तरह से लर्न करो कि हम उसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री करने के बाद इससे हम अपनी अकाउंटिंग डेटा, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, और वो बनाते हैं एंट्रीज करने के बाद। उसके बाद क्या होता है, फिर उस रिकॉर्ड को MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूज करता है। वो ये देखता है कि जो भी हमारा अकाउंटिंग डेटा है, जैसे ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम,
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वो सारे एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आगे पढ़ने वाले। वो ऐसे ऐसे सिस्टम्स होते हैं, वो हमें क्या बताता है कि हमने जो काम करा है, जो हमने पूरा साल काम करा है, इसका एक एनालिसिस करना कि पूरा साल, जैसे रेशियो एनालिसिस में क्या होता है कि इतनी जीपी रेशो, एनपी रेशो, ये सब कुछ हमने लिख दिया इस सिस्टम में इस साल का, इस सिस्टम में पिछले साल का। तो सिस्टम अपने आप ही हमें बता देगा कि कितनी डेविएशन है पिछले साल से, कि सेल्स हमारी 10% बढ़ी है लेकिन ये खर्चा हमारा 30% बढ़ गया, तो वो डेविएशन ऑटोमेटिकली सिस्टम निकाल देता। स्प्रेडशीट भी निकाल सकती है वैसे तो ये। तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस तरह से हमारा सिस्टम हम मेंटेन करते हैं। अब इसमें सारा बताया हुआ, सेल्स इनवॉइस क्या होती है, ठीक है, परचेज इनवॉइस का सिस्टम क्या होता है, पेरोल क्या होता है। पेरोल मतलब कि जितने भी इंप्लॉइज हैं कंपनी के, उनको सैलरीज कैसे देना, इंप्लॉय हायर करना, इंप्लॉय का बोनस देना, कितना इंप्लॉय ने काम किया है वो देखना, इंप्लॉय को हम वेरिएबल कितना देंगे, इंप्लॉय को फिक्स कितना देंगे, इंप्लॉय को हम इंसेंटिव कितना देंगे, वो सब कुछ काम होता है पेरोल का। पेरोल मतलब इंप्लॉयज की सैलरी से रिलेटेड, इंप्लॉयज की जॉब से रिलेटेड सारा कुछ पेरोल देखती है। क्रेडिट कंट्रोल, इनका काम क्या होता है, ये देखना कि हमने कितना गुड्स क्रेडिट पे सेल करे हैं और कितने पैसे हमें आने हैं, जो पैसे हमें आने हैं वो कितना डिले हो चुके हैं, कितना ज्यादा डिले हो चुके हैं पैसे आने हमें, कि यार एक बंदे से 100 दिन हो गए अभी तक पैसे नहीं आए, तो क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम बता देगा, इस पे ग्रेड फ्लैग आ जाएगा कि भाई 100 दिन हो गए, इससे पैसे नहीं आए, इससे पैसे रिकवर करो, इसके चांसेस है बैड डेट्स होने के पैसे ना दे। दैट इज क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम। जैसे नया कस्टमर कोई आता है तो हम उसको ज्यादा क्रेडिट ना दें, कस्टमर बार बार हमारे पास आ रहा है तो हम उसका क्रेडिट बढ़ा दें। जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं, तुम अगर नया क्रेडिट कार्ड लो, तुम्हारी लिमिट होगी 50,000 कि एक बार में तुम 50,000 ही निकाल सकते हो एक महीने में। जब तुम रेगुलर ट्रांजैक्शंस करोगे, वो देखेंगे कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो तुम्हारी लिमिट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कर लेंगे। वो काम होता है क्रेडिट कंट्रोल का, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम जो हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, जैसे टैली सॉफ्टवेयर है, तो तुम्हें काम करना गाइस, इसको आगे एक बार पढ़ लेना। डेटाबेस हो गया और स्प्रेडशीट, बस इतना ही है। स्प्रेडशीट भी हमने करा हुआ है, ये तुम यहाँ पे इसको ज्यादा फोकस ना करके F2 से कर सकते हो, हमने F2 में ऑलरेडी इसको अच्छे से करा हुआ है, वहां मैंने बच्चों को एक्सप्लेन किया हुआ है स्प्रेडशीट्स क्या होती है, ठीक है। तो तुम चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, चाहो तो एक बार बस थॉरली पढ़ सकते हो, डिटेल में नहीं करना। जस्ट रीड दिस पार्ट जो पूरा मैंने आगे बताया है, ठीक है, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में गाइस किसी को कोई डाउट? बहुत सिंपल चैप्टर था, मैंने बताया था वैसे लंबा चैप्टर है, लेकिन चैप्टर में आज कुछ खास नहीं है जो हमें डिटेल में करना है। कोई डाउट गाइस? ठीक है, हाँ सर, हाँ सब यार, ठीक है। सो गाइस आज की क्लास फिर ओवर करते हैं। लेट्स डू दी MA क्लास। हम 7:30 MA क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सी यू एट दी MA क्लास गाइस। बाय गाइस, टेक केयर। सर टेस्ट कब होगा? MA का तो टेस्ट आ गया उसमें। पीटी का? BT का कल तक आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो, ओके गाइस, टेक केयर। बाय अनुराग।